Hi, this is going to be one of the revision video. So in this video, we discuss about this all about the electrochemistry. Generally, जब भी हम electrochemistry की बात करते हैं, we talk about the change of the chemical energy, chemical energy into electrical energy, and also electrical energy into chemical energy. On the basis of that, we divide the current or the property of the cell in two parts. Over here, it deals with electrical properties of the solution of the electrolyte with the interrelation of the chemical phenomena and the electrical energies. Alright, electrical energy is carried through, we know electrical energy can be carried through ions or electrons. On the basis of these, we can say the conductors or non-conductors. We can divide the things or the material or substances in two classes. Okay, these two classes are नॉन कंडक्टर्स या फिर इनको हम बोल सकते हैं इंसुलेटर्स, और दूसरे आते हैं हमारे कंडक्टर. कंडक्टर्स आर दोज दे हैव आयंस or electrons to conduct the electricity. In case of the non-conductor, they have electrons or ions, especially the electrons, but their capacity of conducting current is very slow, or we can say like they are very resistance for the flow of the current. अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन कंडक्टर के बारे में, तो डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड non-conductors, or they are also known as insulators. जैसे फॉर एग्जांपल प्योर वाटर, आइस, ग्लास, रबर एट्सेट्रा. लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर आर सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यानी कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं. और इसका मेन रीज़न होता है प्रेजेंस ऑफ द आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं मेटल, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स बिकॉज दे हैव द आयन. लाइक अगर हम HCl की बात करेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. एंड द सॉल्ट्स दे ऑल्सो हैव द आयन, एंड द फ्यूज सॉल्ट दे आर ऑल्सो हैव द आयन. एंड द इम्प्योर वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर की तरह काम करने लगता है. अब बात करते हैं कंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स. इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेटेलिक कंडक्टर. वी नो कि मेटेलिक कंडक्टर में जो आयंस होते हैं वो इस तरीके से कुछ अरेंज रहते हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो यहाँ पर एज ए वाटर की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको. और ये इलेक्ट्रॉन जब एक तरफ से करंट फ्लो करता है, तो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या होता है, करंट में इनके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फ्लो होने लगता है. ठीक है, तो दैट्स वाई मेटेलिक कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ करंट होता है दैट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, सबसे पहले ये समझो कि कौन सी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइटिक होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉल्ट लिया, और सॉल्ट डिज़ोल्व होने के बाद देगा एक पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एनायन. दीज आयंस एनायंस आर कॉल्ड carrier of the current, and that salt is called electrolytes. तो इसका सोल्यूशन जो होगा वही कहलाएगा एक्वस सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. अब बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर की. तो मेटेलिक कंडक्टर में जो मूवमेंट की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि इसमें एक केमिकल चेंज होता है, और इसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर. इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, एजी वायर, आयरन वायर, एल्युमिनियम वायर. हम जनरली इनका यूज़ करते हैं. और नॉन मेटेलिक में आता है हमारा ग्रेफाइट. वी नो द ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है. ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है. ऑलराइट, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हर एक कार्बन किसी 3 अदर कार्बन से जुड़ा रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन इनमें फ्री रहता है. जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है. और वेरियस एलॉयज़ होती हैं, मिनरल्स होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की. वी नो जैसे कोई भी वाटर सोल्यूशन हो, ठीक, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ़ इट हैज़ इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है तो वो देता है आयंस, और आयंस के मूवमेंट की वजह से इसके अंदर करंट का फ्लो हो जाएगा.
इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट ऑल्सो, क्योंकि फ्यूज स्टेट में भी क्या होते हैं, आयंस एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं और फ्री टू मूव होते हैं, दैट्स वाई वहाँ पर भी कंडक्शन हो सकता है। सब्सटेंस हुज एक्वस सोल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसके सोल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर पाएँ उनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, अगर आप सोल्यूशन की बात करो ग्लूकोज के और एथेनॉल के, ठीक, इनके सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज जब हम इनको मिक्स करते हैं तो ये आयंस में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होते, यानी कि डिसोसिएट होते ही नहीं है, तो आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, और आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं होगा। दैट्स वाई हम क्लियरली कह सकते हैं कि दीज आर या दीज आर द सॉल्यूशंस, दे हैव नो इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट्स वाई दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ब्रेक्स इनटू टू पार्ट, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब सपोज करो कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको हम डालें और वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और इसके अंदर क्या होगा, एक तो आ जाएंगे हमारे ऑल द सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ जाएंगे और स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएंगे। अब बात करते हैं वीक, तो ऐसा कोई जिसको डालने पर वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड ना हो, तो उसको बोल देते हैं हम नॉन वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इसमें आ देते हैं ऑल द कार्बोनिक एसिड्स एक्सेप्ट सिर्फ सल्फोनिक एसिड के बारे में, ठीक, और इसके बाद CH3COOH SCN NH3 अमीन एट्सेट्रा, ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में या वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर इनको हम रखते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट आ गया है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। अगर हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट द डीकम्पोजिशन, यानी कि उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी डीकम्पोजिशन जैसी कंडीशन नहीं आती। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं किसी भी केमिकल चेंज में, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय केमिकल चेंज। ऑलराइट, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है, जो पॉजिटिव वाला कैटायन होता है, दैट ऑलवेज बीइंग अट्रैक्टेड टूवर्ड द निगेटिव पार्ट, और निगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम आगे बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ठीक। तो जिस तरफ निगेटिव टर्मिनल होगी कैटायन हमेशा उस तरफ मूव करेगा। अब इसी सोल्यूशन में कहीं पर निगेटिव हिस्सा भी होगा तो वो निगेटिव हिस्सा मूव करेगा किसकी तरफ, जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होगी, बिकॉज द अपोजिट अट्रैक्ट्स अपोजिट्स, ठीक। नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर होगा इसके अंदर, ऑफ कोर्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ मैटर होता है, बिकॉज द कैटायन जब एक तरफ जाएंगे, एनायन एक तरफ जाएंगे, एंड दे आर द पार्ट ऑफ द मैटर, दैट्स वाई यहाँ पर मैटर ट्रांसफ़र का होता है, मैटर का। रेजिस्टेंस टू फ्लो करंट इंक्रीजेज इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो यहाँ पर जो होगा रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, यानी कि उसके रास्ते में जो रुकावट आ रही है करंट के फ्लो में वो क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है। लेकिन इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस घटती है जब टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जो आयंस जो होते हैं दे आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी काइनेटिक्स एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक्स एनर्जी भी बढ़ेगी। अब काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ेगी तो इनका फ्लो भी बढ़ेगा, और जब फ्लो बढ़ेगा तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, ये ज़्यादा ट्रांसफ़र होने लगेंगे, दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कम होती जाती है। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ ए टर्म दैट लाइसिस स्टैंड्स फॉर ब्रेकिंग, और इलेक्ट्रोफोर की अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकम्पोज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस दैट इज़ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इट इज़ कैरिड आउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में होती है, वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, इसमें दो तरह के सेल होते हैं, हम वैसे उनको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम होता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक।
जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं जिनका हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिनके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इनका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ऑलराइट, तो यानी कि ये रिवर्स है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक, इसमें करंट जो होता है बाहर आता है केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन के बाद इसमें जब करंट अंदर जाता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, फिजिबल होती हैं। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे केस में कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन जो होती हैं वो नॉन फिजिबल होती हैं, लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद कराया जाता है, दैट्स वाई वो होने लगती हैं। ठीक, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस टू टेक प्लेस टू सुटेबल इलेक्ट्रोड्स आर यूज। इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, कुछ मेटेलिक बॉडीज़ होती हैं कुछ ऐसी। ठीक, इनको क्या किया जाता है, टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। एक को कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक, तो इन्हीं को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक, इमर्ज्ड इन लिक्विड, इनको इमर्ज कर दिया जाता है लिक्विड में। इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेंस आयंस, और जो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंटेन करते हैं आयंस को। ऑफकोर्स इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे सॉल्ट वगैरह वो क्या करेंगे, कंटेंस करेंगे आयन। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, द पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव टूवर्ड्स द कैथोड, यानी कि कैथोड की तरफ जाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि कैथोड के ऊपर यहाँ पर होता है निगेटिव चार्ज। ठीक, और जो निगेटिवली चार्ज आयन होंगे वो जाएंगे एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड के पास हमको पता है कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। व्हेन कैटायन रीचेज द कैथोड इट्स टेक अप द इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, और जैसे ही कैटायन पहुंचेगा एनोड के पास, कैथोड के पास, तो वहाँ पर क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और वहाँ पर एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। ठीक, दस द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स रिडक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड, और यहीं पे क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन हो जाता है। अब सपोज करो एनोड पर क्या होता होगा, एनोड पर अगर कोई चीज़ जाए, सिमिलरली एन एनायन व्हेन रीचेज द एनोड गिव्स अप इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है एंड गेट डिस्चार्ज, और यहीं पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। वी स्टडीड अ लॉट ऑफ टाइम दैट द ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स मीन हम कह सकते हैं एनोड पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब यहाँ पर बात करेंगे टेंडेंसी के बारे में। तो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन नॉन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन दैट इज नॉन एज रिडक्शन पोटेंशियल, कि जो इलेक्ट्रोड है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉ, और कोई कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है इसको बोल देते हैं हम, कि वो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल। ऑलराइट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाया गया है सोडियम का। हम जानते हैं सोडियम का फार्मूला होता है NaCl। अब जब सोडियम ब्रेक होगा तो ये क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ऑलराइट, ये दे देगा एक एनायन और दूसरा दे देगा कैटायन। अब व्हेन फ्यूज सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, देन इलेक्ट्रोलाइज्ड मतलब जब उसको घोला जाएगा या उसको थोड़ा गर्म किया जाएगा तो वो क्या देगा, मेल्टेड की बात चलिए तो गर्म करेंगे, सोडियम पॉजिटिव आयन देगा और ये मूव करेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। ऐसी जो Cl माइनस होगा वो मूव करेगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। एट कैथोड सोडियम आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और बिकम्स सोडियम मेटल। इसी तरीके Cl आयन गोज टू इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Cl2। ठीक, जैसे यहाँ पे एनोड की दिखाया गया है, यहाँ पे Cl के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो जाता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और दो एटम आपस में जुड़ने के बाद बना लेते हैं Cl2। ऐसी सोडियम जाता है कैथोड के पास, वो एक इलेक्ट्रॉन जो मिला है उसको कैथोड से वो इसे गेन करेगा और बना लेगा सोडियम मेटल। दोनों ही एटम क्या हो गए अब, यहाँ पर इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी -1, लेकिन यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है 0, यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया। या फिर हम बोलें यहाँ पर जो -1 थी ये पूरी रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, तो हम बोलेंगे कि अब इसकी ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है, बढ़ी है। ठीक, तो इस वजह से बोलते हैं कि ये प्रोसेस क्या होगी हमारी, ये कहलाएगी हमारी ऑक्सीडेशन। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ है कि इसकी ऑक्सीडेशन थी +1, ठीक, अब क्या हो गई 0, जिसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है, दैट्स वाई इसको बोल देंगे हम कि ये हो गया हमारा रिडक्शन। ऑलराइट,
Now move to electrolysis of an aqueous solution of NaCl. The solution of NaCl contains Na पॉजिटिव. अगर एक्वस की बात चल रही है तो यहाँ पर क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है, और Cl माइनस. एंड स्मॉल अमाउंट में क्या होगा इसके अंदर, ये दोनों स्मॉल अमाउंट में होंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा OH माइनस. इसका डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है. वाटर का हम जनरली जानते हैं वाटर डिसोसिएट वेरी लेस. ऑलराइट, जब ये डिसोसिएट होता है तो ये देता है एक तो H पॉजिटिव और दूसरा बेसिक आयन. और हम जानते हैं ये बेसिक आयन और H पॉजिटिव क्यों देता है, बिकॉज दैट इज़ न्यूट्रल. ठीक. तो इसका pH हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि इसका pH जो होता है, pH होता है 7. ऑलराइट, ओके. अब बात करते हैं कि इफ़ मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, किसी भी एक तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल दो हमारे पास कैटायन हो और दो ही हमारे पास एनायन हो, उस केस में एट ए गिवन इलेक्ट्रोड देन द वन आयन इज़ लिबरेटेड. तो उन दोनों में से सिर्फ एक आयन सी क्या होगा, लिबरेट होगा. और जो रिक्वायर्ड करेगा लीस्ट एनर्जी, जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा वो, ख़ास तौर से, ओके. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन आयन इज़ प्रोवाइडेड बाय द अप्लाइड पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो लिबरेट होती है आयन इज़ प्रोवाइड, यानी कि जो आयन प्रोवाइड करते हैं, ठीक, उसी को बोलते हैं कि अप्लाइड पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रोड. दिस पोटेंशियल इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज और डिपोजिशन पोटेंशियल. यानी कि यही पोटेंशियल कहलाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल या फिर डिपोजिशन पोटेंशियल. अब समझते हैं हम इसको ऑर्डर ऑफ द डिस्चार्ज पोटेंशियल, कि इसका ऑर्डर क्या है. अगर हम इसको ऑर्डर में लगाने की बात करें तो हायर बी डिस्चार्ज पोटेंशियल, लोअर विल बी द टेंडेंसी ऑफ आयन टू गेट डिस्चार्ज एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. यानी कि जितनी ही उसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इतना ही कम क्या होगा, वो किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा. ठीक. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्चार्ज पोटेंशियल और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सम ऑफ द आयंस आर गिवन बिलो. यहाँ पे कैटायन दे रखे, इसमें दिखा रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag2 पॉजिटिव और Ag प्लस. ये सब के सब वो कैटायंस हैं जिनको एक ऑर्डर में लगाया गया है इस तरीके से. ठीक. तो इस तरफ वैल्यू जो आती है इनके रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव होती है और इस तरफ जो होती है ये रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव होती है. अब बात कर लेते हैं हम SO4 निगेटिव, NO3 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस. ठीक. इस केस में क्या है, ये सी वाली सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं इसकी निगेटिव साइड वाली हैं और इस तरफ की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव साइड वाली हैं. तो आपको अगर कैथोड पे बात करें, कैथोड पे जाता है हमारा हाइड्रोजन, ठीक, और ये H बनाएगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, H2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई. और हम हमेशा मानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूँ, H पॉजिटिव से बना है हमारा हाफ H2, ऑलराइट, और इसकी वैल्यू होती है 0.00. ठीक. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है. इस वजह से ये क्या होगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा या इवॉल्व हो जाएगा. अब बात कर लेते हैं एनोड. एनोड के ऊपर जाता है हमारा Cl नाम माइनस, ठीक, और ये यहाँ पे बना लेगा Cl2. ठीक. यहाँ पर एक अजीब सा रीज़न है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा आगे, तो कि यही क्यों बनता है. एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल करके. ओके, हम डिस्कस करेंगे ओवर पोटेंशियल को डिटेल में. तो सोडियम कैटायन आयन मूव टूवर्ड द कैथोड एंड कंबाइन विद OH निगेटिव. अब बचा क्या है हमारे पास, दो ही चीज़ें तो थी, एक तो था हमारा सोडियम और दूसरा था Cl, और फिर यहाँ पर था H पॉजिटिव, ठीक, और था OH निगेटिव. ठीक. अब देखो ये तो इवॉल्व हो गया किस पर, कैथोड पर, ये इवॉल्व हो गया एनोड पर, तो बचे कौन से, ये दोनों. अब ये दोनों फर्दर फर्निश्ड बाय फ्रीली आयोनाइज वाटर टू फॉर्म NaOH. यानी कि ये वाटर के अंदर एक दूसरे के पास जाएंगे और मिलने के बाद बना लेंगे यहाँ पर NaOH. इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है जब आप 10th में होते हो, तो वहाँ पे हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, जिसमें ब्राइन सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है.
ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं NaOH का सेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक, उसको ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम कुछ ऐसे, NaOH बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। NaCl होता है हमारे पास, ठीक, वाटर होता है, दोनों को 2 टाइम कर लो जिससे कि हमको बैलेंसिंग में आसानी हो जाए। यहाँ पे करवाते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक, इसको पूरा समझें। और यहाँ पर बन के आता है NaOH, जिसमें कैथोड पर इवॉल्व होती है H2 गैस और Cl गैस इवॉल्व होती है एनोड पर। इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है पूरी। ऑलराइट, हम यहाँ पर इसके बारे में इसी तरीके से डिस्कस करते थे ड्यूरिंग टेंथ, ठीक। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्वस NaCl है तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट आएंगे Cl2 और H2। अगर आपके पास फ्यूज्ड है तो हमको पता है Cl2 होगा और सोडियम हो जाएगा, ठीक। अगर एक्वस NaOH होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा O2 और यहाँ पर आ जाएगा H2, ठीक। बोथ द गैसेस विल फ्यूज्ड, ऑलराइट। और देखो यहाँ पर अगर H2 ना होकर कोई दूसरा होता, ठीक, जिसका पोटेंशियल क्या हो और भी ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा कम हो, एक तरीके से आप ऐसा माने, ठीक, तो उस केस में यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरी चीज़ आएगी। अगर बात करें फ्यूज्ड NaOH है तो इस केस में एक तो O2 है और दूसरा होगा सोडियम, ठीक। अब यहाँ पे फ्यूज के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह ले लेता है कौन, सोडियम। अगर बात करते हैं एक्वस CuSO4 की बात करें तो यहाँ पर एक तो होगा O2, ठीक, और दूसरा हो जाएगा Cu, ऑलराइट। अगर हम बात करते हैं डाइल्यूट HCl की तो यहाँ पर क्या होता है, Cl2 होता है और H2 होता है, ठीक, ऑलराइट। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, और ये Cl2 जब बनता है इन प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इटसेल्फ, अगर कहीं पर OH ग्रुप हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डाइल्यूट है जिसमें वाटर हो गई, तो ये बनता है ओवर पोटेंशियल की वजह से, ऑलराइट। ये याद रखना कि क्यों Cl2 बनता है, जब वहाँ पर पहले से OH आयन प्रेजेंट है, OH नेगेटिव प्रेजेंट है, तो दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। अब डाइल्यूट अगर H2SO4 हो तो यहाँ पर भी O2 आएगा और H2 आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता, तो कॉन्सेंट्रेट के केस में हम समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आता S2O8 2 नेगेटिव, ये बन के आ जाता है किसके केस में, जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता है। अगर हम ले लें यहाँ पर AgNO3 और वो भी कैसा, एक्वस, ठीक, तो एक्वस की वजह से यहाँ पर आता है Ag पॉजिटिव और यहाँ पर आता है O2। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों आया है, बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन दिखाई दे रही है, इस कंडीशन में जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी एट कैथोड वो डिपॉजिट होगा। इस कंडीशन में जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, ठीक, कम से मतलब जितनी ज़्यादा कम हो वो दिखाई देगा यहाँ पर आपको। इसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतना ज़्यादा दिखाई देगा, ऑलराइट। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की, ऑलराइट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मतलब है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से किसी सोल्यूशन के अंदर कितना कंडक्शन होता है, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ऑलराइट। जैसे अगर मैं कहूँ रेजिस्टेंस R, ठीक, हम जनरली इसको फिजिक्स में पढ़ते R स्टैंड फॉर मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ओवे ओम लॉ, ऑलराइट, according to which the resistance of a conductor is the ratio of the applied potential difference to the current flowing I। यानी कि जो हमारा R होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर जितना रेशियो के तौर पर देखें तो उसमें कितना पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है पर करंट विद रिस्पेक्ट टू करंट, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड इज एक्सप्रेस्ड बाय R और इसकी यूनिट होती है ओम। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है, वो रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का, जिसको हम दिखा देते हैं लाइक दिस। तो C यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कंडक्टेंस को और यहाँ पर MHO यूज़ कर रहे हैं हम किस लिए, इसका जो ओम था हमारा
उसका रिवर्स MHO। ठीक, इसको दिखाते हैं यूँ, तो यहाँ पे दिखा देंगे इसको यूँ, ओम रिवर्स। ऑलराइट, अगर हम बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तो इसको दिखाते हैं हम ओमेगा से। और ये क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस होती है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि जो उसका लेंथ है, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक वायर हो या फिर उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिस ट्यूब में भरा हुआ है। ठीक, और इरिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर तुम्हारी ये वायर है, वो ये सी वाली जो तुम्हारी वायर है, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक, ये ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, उसका जो एरिया होगा, उसमें इलेक्ट्रोड जो लगा हो उसका जो एरिया होगा, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक, ये इस कहलाता है हमारा क्या, इस जगह पर ये इसके रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर। तो ये फार्मूला बन गया हमारा इसके लिए। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, और जो कांस्टेंट हमने यूज़ किया है उसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऑलराइट, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ अ कांस्टेंट वी नो कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑल्सो, एंड इसका असली नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेकिन आगे से हम इसको बोलने वाले हैं रेजिस्टिविटी। ऑलराइट, अगर एनी हाउ द लेंथ ऑफ द वायर बिकम यूनिटी एंड द एरिया ऑफ द वायर ऑल्सो बिकम, क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है यूनिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी रेजिस्टिविटी होगी वो इक्वल टू हो जाएगी रेजिस्टेंस के, और उस केस में रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन बिकम इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। ऑलराइट, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाता है हमारा ओम सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम कैलकुलेट करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं वैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पे, तो आप समझना, मुझको निकालना है, हमारा फॉर्मूला है R बराबर रो L अपॉन A। ठीक, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इधर ले जाएं तो हमें पता चलता है कि हमारा रो बराबर आ जाएगा RA अपॉन L। ठीक, अब हम जानते हैं इसका जो फॉर्म आर के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है ओम, एरिया के लिए होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, हमेशा, और लेंथ के लिए होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा और हमारी यूनिट आ जाएगी ओम सेंटीमीटर, दैट इज़। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं अगला जो हमको यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसका दूसरा नाम है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ऑलराइट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कप्पा से, ये है कप्पा, कप्पा। ऑलराइट, अब इसमें क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसको हम बोल रहे थे रेजिस्टिविटी, ये कहलाता है हमारा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमको पता चलता है कि डेफिनेशन अप्लाई टू द मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, ये सेम डेफिनेशन अप्लाई करेगी। ठीक, इन केस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सोल्यूशन टू फ्लो द करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। तो हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है ये सा वाला। ठीक, अब हमको पता है कि वन जो हमारा कप्पा होता है दैट इज़ 1 अपॉन रो। अब इस रो की जगह अगर मैं चाहूँ तो हटाकर क्या लिख सकता हूँ, कप्पा लिख सकता हूँ। ठीक, तो अगर मैं सपोज़ करूँ यहाँ पर कप्पा लिखूँ, ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पर लिया के की जगह मुझको लिखना है 1 अपॉन रो की जगह। ठीक, कप्पा लिखना है मेरे को। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे हम देख पा रहे हैं ये रहा हमारी कंडक्टेंस, ये रही हमारी, इस जगह पर जो रहेगी वो रहेगी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ऑलराइट, ये रेजिस्टिविटी हो गई। और नो वे, ये तो कंडक्टेंस है। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ पे सब एक साथ इकट्ठे हो गए। ऑलराइट, ओके, नाउ स्टार्ट। लेट मी टेक अ पेन। हाँ, अब बात करते हैं। तो ये हमारी हमेशा की तरह कंडक्टेंस है,
और इसका फार्मूला ये हुआ करता था। अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह पर, क्योंकि जो हमारा कप्पा है वो है 1/ρ, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, कप्पा लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्स की जगह कप्पा आ जाएगा। अब मुझे अगर कप्पा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, एल आ जाएगा सी के साथ और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये सा। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कप्पा इज इक्वल टू सी एल अपॉन ए। अगर हम जानते थे कि सी जो होता था हमारा कंडक्टेंस, दैट वाज द इन्वर्स ऑफ आर, तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर आर की जगह सी ले जाऊँ, सी की जगह आर, तो एक फार्मूला और बनता है जिसको बोलते हैं हम लेंथ अपॉन, और यहाँ पर लिख देंगे हम आर ए। ऑलराइट, ठीक। और जहाँ पे ये एल अपॉन ए है बच्चा, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल कांस्टेंट, हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो अगर सपोज़ करो कि लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए और जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो हमारा के जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, ऑफ कोर्स ये बराबर हो जाएगा कंडक्टेंस के, ठीक। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ऑफ ए सोल्यूशन वो क्या हो जाती है, अगर हमारा यूनिटी एरिया, यूनिटी लेंथ और यूनिटी क्रॉस सेक्शन का एरिया हो तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ये रहा हमारा सेल कांस्टेंट, जिसके बारे में हम और बात करेंगे। सेल कांस्टेंट को यहाँ पे ये दिखा रहे हैं एक्स से, लेकिन केमिस्ट्री में जनरली इसको दिखाया जाता है जी स्टार से। राइट, ये एक फ़िक्स क्वांटिटी होती है किसी भी एक डिज़ाइंड सेल के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक। ये कुछ ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर इस तरफ 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, ठीक, यूँ करके, और इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को भर दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को भर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऑल राइट, सो it is enough for today, and when tomorrow we discuss the more further, so we will start our video from this side. All right, god bless you, have a nice day, thank you very much for watching and be connected.